आज की इस वीडियो में दोस्तों एक बेहतरीन सा डेरिवेशन कराने वाला हूं जो कि आपके रे ऑप्टिक्स से है दोस्तों। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ये प्रूफ करना हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों। और पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि कहीं रटाऊंगा नहीं, किसी भी कॉन्सेप्ट में उलझाऊंगा नहीं, एक एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से एकदम डीपली तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको 50 बार इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। गारंटी के साथ कहता हूं इस बात को। बस आपको जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे समझते जाइएगा। इस डेरिवेशन में 3 स्टेप केवल दिमाग में रखना पड़ता है। कितना स्टेप? 3 स्टेप। और उनको स्टेप मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखते देखते डेरिवेशन खत्म भी हो जाएगा और आपको मजा भी आ जाएगा दोस्तों। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। दोस्तों डेरिवेशन करने से पहले आप अगर चाहते हो कि एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए तो इसका रे डायग्राम अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरा डेरिवेशन देखते होगे आप लोग तो नोटिस करते होगे मैं सबसे ज्यादा फोकस उसके डायग्राम पे पहले करता हूं। क्यों? क्योंकि ताकि वो आपको एकदम अच्छे से फील हो सके कि कौन चीज कहां से आ रहा है। तो प्लीज दोस्तों आप 2 मिनट इसके रे डायग्राम को अच्छे से समझिए कैसे कैसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पे मैंने क्या लिया है, एक प्रिज्म लिया है। इस प्रिज्म के पदार्थ का ये जो प्रिज्म है इसका हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, जो कि अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था वही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। जैसा कि मैंने बताया कि 3 स्टेप मैं यूज करूंगा, ये कह लीजिए स्टेप या फिर कह लीजिए ट्रिक। ठीक है, उसके बाद आपको इसको याद रखना कि पूरी डेरिवेशन को ध्यान में नहीं रखना, बस वो ट्रिक ध्यान में रखना है। अपने आप होता जाएगा, भरोसा रखो मेरे पे। अंत में तुम खुद कहोगे कि हाँ सर आपने सही कहा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस प्रिज्म पर एक प्रकाश की किरण को भेजेंगे। इस प्रिज्म पर एक प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे। आपतित का मतलब आप समझते होंगे, प्रकाश की किरण का इस प्रिज्म की तरफ जाना। ये देखिए एक नीले रंग का जो लाइन जा रहा है वो समझ लीजिए प्रकाश की किरण है जो प्रिज्म से जा रही है टकराने। क्या करने जा रही है? टकराने। ये देखिए ये प्रकाश की किरण है। मान लीजिए यहाँ इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं आर। क्या नाम दे देते हैं? आर। और जिस पॉइंट पे टकराया इस पॉइंट का नाम दे देते हैं यस। यहां तक क्लियर हुआ? अब आप सोचो, ये प्रकाश की किरण जो आगे की ओर बढ़ रही है अभी किस माध्यम में है, किस रास्ते में? तो आप कहोगे वायु वाले रास्ते में, क्योंकि इधर जो पूरा है हवा है और ये क्या है, पूरा कांच है और ये पूरा क्या है, हवा है। तो यानी जब ये हवा से कांच के अंदर घुसेगा, जब ये हवा से कांच के अंदर घुसेगा तो माध्यम का परिवर्तन हो जाएगा। यानी ये अपने रास्ते से भटक जाएगी। कौन? ये जो किरण आगे की ओर जा रही है। जाना तो इस बेचारे को सीधे था, जाना तो इस बेचारे को सीधे था, कुछ इस तरह से इसे सीधे जाना था इस तरह से। लेकिन होगा क्या दोस्तों कि जैसे ही ये किरण, अभी देख लीजिए यहां से सीधे जा रही है, कहीं भी मुड़ी नहीं है, सीधे जा रही है, सीधे जा रही है। इस पॉइंट पे जैसे ही आया ये किरण, जाना तो सीधे था लेकिन अब सीधे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि इसका होगा अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, इसे ही अपवर्तन कहते हैं। तो अब ये जो लाइट आगे की ओर बढ़ रही है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लाइट जो आगे जा रही है वो या तो नीचे की ओर झुकेगी, भाई हो सके ऐसे जाए, हो सकता है और झुक जाए, या फिर हो सकता है ऊपर की तरफ उठ जाए, ये भी हो सकता है ऊपर की तरफ ऐसे जाने लगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाएगा या नीचे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस बिंदु पे ये टकराया है उसी बिंदु पर एक लंब खींचना होगा। लंब का मतलब समझते हो ना, एक ऐसी लाइन खींचेंगे यहां से, एक ऐसी लाइन कि यहाँ पे डिग्री कितना बन जाए, 90 डिग्री का। कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट पे हम एक लंब खींचेंगे कुछ इस तरह से। अब ये जो लंब मैंने खींचा, रेड कलर का जो मैंने ये लाइन खींचा, ये क्या है दोस्तों? इसका अभिलंब है। क्या है दोस्तों? ये लंब, या आप इसे नॉर्मल कह सकते हो। अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे यन लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? यन। ठीक है दोस्तों, या अगर ऐसे नहीं लिखना है तो लीजिए मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ। क्या है आपका? अभिलंब है। अब आपको ये बात तो पता होगा, पढ़ा होगा 10th क्लास से, कि जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ऐसे जाती है, तो अभिलंब और इस लाइन के बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो कोण आई होता है। क्या होता है दोस्तों? कोण आई होता है। इतनी बात याद रखिए। अब ये अभिलंब तो मैंने डाल दिया। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइन आगे जा रही है अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी? कैसे पता चलेगा? समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच के अंदर जाएगी, हवा से कांच के अंदर जाएगी तो लाइट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो अब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा
ये जो नीली वाली लाइट है वो अंदर जा रही है या बाहर, तो आप कहोगे अंदर की तरफ जा रही है, तो मुझे इस वाले लाइन से लेना देना है, बाहर वाली लाल वाले लाइन से नहीं, इस अंदर वाली लाल वाली लाइन से लेना देना है। तो इस लाल वाली लाइन से कंपैरिजन करिए कि ये जो आपका है जाना तो सीधे था, ठीक है, तो बताइए इधर जाएगा तब झुकेगा या इधर आएगा तब झुकेगा इस लाल वाले की तरफ, तो आप कहोगे सर नीचे की तरफ आएगा तब झुकेगा। इसका मतलब ये प्रकाश की किरण हल्का नीचे की तरफ झुक जाएगा, यानी इसका हो गया पहली बार अपवर्तन, एक बार झुक करके आगे बढ़ गया। जब जैसे ही आगे बढ़ रहा था, ये देखिए प्रकाश की किरण आगे जाने लगी, जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो यहाँ पे फिर से आ गया एक पॉइंट, और यहाँ ये अभी कांच में है प्रकाश की किरण। अब इस पॉइंट के बाद जब प्रकाश की किरण बाहर जाएगी तो जाना तो बेचारे को सीधे है, लेकिन क्या होगा, सीधे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा सीधे? क्योंकि अब कांच से हवा में जा रहा है। अब इस पॉइंट के बाद अब वो किस में आ जाएगा, हवा में आ जाएगा। जैसे ही हवा में आएगा तो फिर से क्या हो गया, माध्यम परिवर्तन, यानी एक कांच से अब किस में जा रहा है, वायु में। कांच से जब वायु में जा रहा है तो फिर से इसका होगा अपवर्तन, यानी फिर से अपने रास्ते से भटकेगा। जाना तो बेचारे को सीधे था, लेकिन अब ये सीधे नहीं जाएगा। अब ये क्या होगा, सीधे नहीं जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? अगर ये सीधे नहीं जाएगा तो दो रास्ते हैं, या तो ये इधर की तरफ ऐसे मुड़ जाए, पहला चांसेस, या तो ये नीचे की तरफ और झुक जाए, ठीक है। और अगर आप रट के आया हो तब तो आपको पता है कि नीचे की तरफ झुक जाएगा, लेकिन वजह जानना जरूरी है कि क्यों नीचे की तरफ झुकेगा, तब तो फील आएगा ना अच्छे से। तो देखो कैसे पता चलेगा। इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे इस पॉइंट पे। क्या करेंगे, फिर से एक अभिलंब डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं पहले। जैसे इसको बोला पी एस, इसको दे देते हैं टी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, टी, इस वाले पॉइंट को, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक अभिलंब डालते हैं 90 डिग्री पे, कुछ इस तरह, ठीक है। तो यहां से एक अभिलंब फिर आएगा, रेड कलर में जो जा रहा है ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो लाइन में ऐसे खींचते जा रहा हूं आगे की तरफ, ये क्या है, नॉर्मल यानी अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है दोस्तों, ठीक है, अभिलंब है। टी पॉइंट पर हमने एक अभिलंब खींचा, देख सकते हैं 90 डिग्री है, इसे ही अभिलंब कहते हैं, ठीक ना। 90 डिग्री पे एक रेखा को खींच देना ही अभिलंब कहलाता है। अब आपसे एक सवाल करूंगा, उसका एकदम शानदार तरीके से आप जवाब दीजिएगा, जैसे पूछूं, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा, एक एक करके पॉइंट समझते जाइएगा। अब दोस्तों ये तो पता चल गया कि सीधे नहीं जाएगा, रास्ते से भटकेगा। तो आप बताइए, जब ये हवा से कांच के अंदर गई तो झुक गई अभिलंब की तरफ, झुकी कि नहीं, देख लीजिए, झुकी ना। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कांच से हवा में जा रही है, तो क्या अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर भागेगी? तो आप कहेंगे अभिलंब से दूर भागेगी। तो अभी बाहर निकल रहा है, ये जो लाल वाली लाइन है ये भी अभिलंब है, अंदर की तरफ जो जा रही है ये भी अभिलंब है। तो अंदर वाले से तुलना करेंगे या बाहर वाले से? तो बाहर जा रही है तो बाहर वाले से तुलना करेंगे। तो बताइए, अभी अगर मैं इधर झुका दूं, अगर इस लाइन को जो ऐसे सीधे जाने वाली थी, इसको अगर मैं इधर झुका दूं तब तो अभिलंब की तरफ चला जाएगा, लेकिन मुझे अभिलंब से दूर भेजना है, अभिलंब से दूर भेजना है। तो क्या हो जाएगा, ये लाइन कुछ इस तरह से मुड़ करके आगे निकल जाएगी। अब बताइए यहां तक क्लियर हुआ है नहीं आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नीली वाली लाइन एक बार नहीं बल्कि दो बार क्या हुआ, डेविएट हुआ, विचलित हुआ, ठीक है। एक यहां पॉइंट पे विचलित हुआ और एक इस पॉइंट पे विचलित हुआ। बात समझ में आ रही है? लेकिन शुरुआत में जाना इसे था इस तरह से आगे। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं? सोचा था बेचारा कि मैं ऐसे सीधे निकल जाऊंगा, लेकिन माध्यम परिवर्तन की वजह से दो बार विचलित हुआ, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। ध्यान से सुनते रहिएगा। जब इस पॉइंट पे विचलित हुआ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तो यहां पे क्या हुआ, अभिलंब और ये जो लाइन है इसके वजह से यहां भी कोण क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो क्यों न इस वाले कोण को I1 कह दें और इस वाले कोण को I2 कह दें, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर ये I1 है तो यहां पे बना हुआ अभिलंब और इस वाले के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, R1 होगा। और यहां अगर I2 है लाल और नीले वाले के बीच में, तो यहां लाल और नीले वाले के बीच में कोण क्या होगा, R2 होगा। बताइए यहां तक समझ आया? अब अगर यहां तक समझ आ गया तो आगे भी समझ आएगा। अब क्या होगा, हमारे दिमाग में एक बात चलता है कि ना यार, इसे जाना तो सीधे था लेकिन ये साला मुड़ गया। तो किसी ने कहा कि कितने बार मुड़ा भैया, तो उसने कहा भैया 2 बार मुड़ा। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे जो ऐसे जाना था बेचारे को, एक बार यहाँ हुआ पुचक ऐसे, फिर एक बार यहाँ हुआ पुचक ऐसे करके मुड़ गया। तो कह सकते हो कि 2 बार मुड़ा। तो 2 बार मुड़ा तो कोई पूछा टोटल कितना मुड़ा, तो टोटल कैसे पता लगाएंगे कितना मुड़ा? इसी लाइनिया को पीछे ले जाइए, इसी लाइनिया को पीछे ले जाइए। अगर आप डैश डैश करके इस लाइनिया को ऐसे पीछे ले जाते हो तो यहाँ पे जो टकराया
जाना सीधे था, एक बार यहां मुड़ा एक बार यहां मुड़ा, तो ये कह सकते हो ना टोटल यहां पे इतना मुड़ा, जाना ऐसे था लेकिन इतना मुड़ गया। मान सकते हो कि नहीं इतनी बात? तो इसे बोला गया डेल्टा। क्या बोला गया? डेल्टा। अब ध्यान से समझिए, इस डेल्टा को बोला गया विचलन कोण। विचलन कोण, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। और यहां पे जो ए दिख रहा है, ये आपका है प्रिज्म कोण। क्या है? प्रिज्म कोण। आप ध्यान दीजिएगा, इतनी सी बात आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों। अब बाकी तो आप जानते हैं, ए आपतन कोण और ए अपवर्तन कोण है। अब ध्यान से समझिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो एक दूसरे को कट किया है, इस वाले को भी कुछ नाम दे देते हैं। जैसे इसको नाम दे देते हैं दोस्तों डी, और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। अब आप कहेंगे सर जो आप नाम दे रहे हैं क्या हम भी वही सेम नाम देंगे? अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। तो आप अपने मन से कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पी क्यू आर एस किया, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है? बस आपको रे डायग्राम अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब ईमानदारी से बताइए दोस्तों, क्या आपको रे डायग्राम समझ आया? अगर रे डायग्राम समझ आया तो अब डेरिवेशन चुटकी में क्लियर। जितना समय लगना था केवल रे डायग्राम में लगा। अब डेरिवेशन आप खुद देख लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से 5 से 6 मिनट का होगा। स्टार्ट करें तो आइए। अब रे डायग्राम तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जब रे डायग्राम क्लियर हो जाएगा तो आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि 3 पॉइंट याद रखना होगा। ए ए ए 3 डायग्राम याद रखना होगा। ए ए ए क्या रट्टा मारना है? नहीं, अरे यार मैं हूं ना बताने के लिए, बस देखते जाइए। तो पहला डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक चतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज कौन सा है? ए एस ई टी, ठीक है, या फिर ए टी ई एस, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ए एस ई टी में अगर आप देखो तो चतुर्भुज में आपके पास क्या है? 4 कोण है। एक कोण यहाँ पे है, ये तो आपको पता ही है 90 डिग्री है। ये भी आपको पता है 90 डिग्री, बता ही चुका हूँ। लाल वाली जो लाइन खींची गई हो 90 डिग्री पे खींची गई। अगर ये 90 है तो इधर वाला भी तो 90 ही होगा ना। तो ये 90 हो गया, और यहाँ का कोण नहीं पता मुझे। तो इन चारों को अगर मैं जोड़ दूं तो चारों कोणों को जोड़ने पर चतुर्भुज का कितना होता है? 360 के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? कोण ए ऊपर वाला देखिए, फिर प्लस कोण यस वाला कितना है? 90 डिग्री, प्लस कोण ई को नाम दे देते हैं एस ई टी। क्या नाम दे देते हैं? एस ई टी, प्लस ये भी आपका 90 है। हो गया चारों कोण। चारों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों? 360। यहां तक क्लियर है? अब जब 360 आ जाएगा तो आपका आ जाएगा कोण ए। कोण ए को मैं केवल ए लिख रहा हूं, चलेगा? दौड़ेगा मेरे भाई। कोण ए को मैं ए लिख देता हूं, प्लस 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब एकदम फटाक से जल्दी से प्रूफ हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है? हो जाएगा 360। अब आ जाएगा आपका 180, उधर भेजोगे तो घट जाएगा। तो कोण ए प्लस क्या हो जाएगा? कोण यस ई टी, ठीक है, बराबर 360। अब 180 उधर भेजोगे तो माइनस 180 हो जाएगा। घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस कोण एस ई टी बराबर 180। अब इस एस ई टी, कोण एस ई टी को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस एस ई टी, समीकरण नंबर 1। अब बताइए यहां तक क्लियर हुआ? तो ए बराबर आपको इतना मिल गया। अब हमने पहला यूज कर लिया। क्या आपको कहीं दिक्कत आया? कहीं नहीं। अब इसके बाद ए वाले डायग्राम को यहां पे देखिए, आपको दिखेगा, दिखा? नीला लाल लाल, एस टी ई, एस टी ई, दिखा है वाला डायग्राम? एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, दिखा रे भैया? दिख गया। अब देखो यहां पे, तो ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल एस ई टी में, ट्रायंगल एस ई टी में। अब आपको क्या करना है, जैसे से बता रहा हूं समझते जाओ। अब यहाँ पे ट्रायंगल क्या है दोस्तों? एस टी ई जो है, इसमें देखो तो यहाँ पे कोण कितना है? R1 है। यहाँ पे कोण कितना है? R2 है। ये नहीं पता, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों? पता होगा आपको, ठीक ना? त्रिभुज एस ई टी में, ठीक है? आप या तो ऐसे ट्रायंगल लिख सकते हो या तो आप पूरा लिख सकते हो त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ का कोण क्या है? एंगल R1 प्लस ये वाला कोण क्या है? R2 प्लस ये नीचे वाला कोण क्या है बाबू? आपका है एस ई टी, यही है, बराबर 180। अब इस वैल्यू को फिर से आप उधर भेज दीजिए, एस ई टी को उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा 180। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस एस ई टी। अब बताइए यहां तक क्लियर हुआ? इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2 का। बताइए यहां तक समझ आया? अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जरा देखना बच्चा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना मेरे भैया, तो आपको एक खास चीज दिखेगा। ये बराबर के इस साइड में
बराबर के इस साइड में, समीकरण 1 के बराबर के उस साइड में, समीकरण 2 के बराबर के उस साइड में, देखो तो दोनों सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं, बराबर के उस साइड वाले को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो दोनों राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं, अगर ए वैल्यू के बराबर में ए है और इस वैल्यू के बराबर में इतना है और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो क्या ए भी बराबर होगा कि नहीं एक दूसरे के, बिल्कुल होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, ए बराबर R1 प्लस R2, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3 का। अब बताइए यहां तक आपको क्लियर हुआ, कहां तक पहुंच गए हम लोग, इस वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब आखिरी ट्रायंगल बचा हुआ है, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा गारंटी के साथ। इसको मिटाने से पहले मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसे नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मिटा करके जितना जरूरत है उतना लिख दिया, जो कि समीकरण 3 में मैंने प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपका आखिरी स्टेप है, इसे समझ लिए तो स्नेल का नियम लगा करके फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्या है सर बता दीजिए तनी, तो तनी बता देते हैं। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा तीसरा वाला ट्रायंगल, क्या आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिखा, मैं दिखाऊंगा अभी, आप देखिए ध्यान से, इस तरह का ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अब यहां से मैं काम करने से पहले एक बेसिक बता देता हूं, वो करीबन 30 सेकंड का बेसिक ये है दोस्तों, कि अगर इस तरह से कभी भी ट्रायंगल मिलता है और अंदर में अगर आपको दो कोण दे, मान लीजिए एक्स है वाई है और यहाँ पे मान लीजिए बाहर जेड है, तो अंदर के दो कोणों को अगर आप जोड़ दोगे तो बाहर वाले के बराबर हो जाएगा। समझ आई मेरी बात है, अंदर के दो कोणों को जोड़ने पे बाहर वाले के बराबर हो जाता है। आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, कारण क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी पॉइंट हो दिखा, यहाँ पे यस पॉइंट है दिखा, यहाँ पे टी पॉइंट है दिखा, दिखा कि नहीं, बिल्कुल दिखा होगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कौन सा एंगल है तुम्हारा, विचलन कोण है डेल्टा, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे अगर देखो और यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास कोई कोण नहीं है, कोण समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे और इस जगह पे कोई एंगल नहीं है, कोई एंगल नहीं है ना, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, तभी सीख पाओ। पे जो लाइन बना रहा हूँ सेम कलर से मैं इसको खींच रहा हूँ, अब देखिए पहचानिएगा किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे तो एक लाल कलर की डैश डैश लाइन ऐसे करके गई हुई होगी वहां पे, और आप देखेंगे तो एक नीले कलर से कुछ इस तरह एक लाइन ऐसे गई होगी। क्या आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। अब बताइए क्या आपकी इतना ज्ञान तो होगा ही कि जब दो लाइनें आपस में ऐसे कटती हैं तो आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। अगर ये I1 है तो ये भी क्या होगा, I1 होगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए, ये भी क्या होगा, I1 होगा। क्या होगा दोस्तों, ये भी I1 होगा, पक्का होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ वाला कोण क्या है, I1 है, क्या है, I1 है, तो बताइए क्या ये लाल और नीले वाले के बीच की जो गैपिंग है वो I1 है, तो यहाँ भी तो नीला और लाल वाले के बीच की जो गैपिंग होगी वो भी I1 होगी, हाँ या ना में जवाब चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए अगर I1 है तो ए भी क्या होगा, I1 होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मुझे कौन सा कोण चाहिए, यहाँ पे ए वाला कोण चाहिए, ए वाला कोण हमें मानना है, ए वाला हमें कोण पता लगाना है। तो मैं एक सवाल करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ऐसे करके गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से एक लाइन ऐसे गई है कि नहीं, और ये डैश डैश वाली जो लाइन है यहाँ से हमें कोण पता लगाना है, दिख रहा है दोस्तों, ए वाला कोण पता लगाना है। तो ए वाला कोण कैसे पता चलेगा, तो बड़ा सिंपल है ना, अगर ये पूरा I1 है और इतना तो आपको पहले ही से पता है, ये वाला छोटकोना वाला कितना है, R1 दिख रहा होगा, ठीक ना, क्या है R1। तो अगर इस पूरे I1 में से R1 घटा देंगे, इस पूरे में से इतना घटा देंगे, ये पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं, इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। तो इस पूरे में से पूरा कौन है, I1 में से कितना घटा रहे हैं, R1, तो क्या मिल जाएगा हमें, इतना मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, I1 माइनस R1, और यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, I2 माइनस R2 आएगा, आएगा कि नहीं दोस्तों। अब बताइए आपका एक कंप्लीट हो गया, थोड़ा बड़ा दिख, बड़ा बना दूं, लीजिए बड़ा बन गया। यहाँ पे क्या है आपका I2 माइनस R2, यहाँ पे क्या है I1 माइनस R1, और यहाँ पे क्या है आपका डेल्टा। अब बताइए क्या वो वाला रूल लगेगा जो अभी बताया था मैंने ट्रायंगल से, तो कौन सा ट्रायंगल है पहले नेमिंग कर लीजिए, DST, यही है ना। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल DST में हमने क्या देखा कि अंदर के दोनों को कोण को अगर जोड़ दे, यानी अंदर का दोनों कोण अगर जुड़ जाए, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 जुड़ जाए तो कितने बराबर हो जाएगा, डेल्टा के। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर होगा, एकदम आराम से एकदम स्मूथली आपको एक एक पॉइंट समझा दिया कि कैसे आया। ध्यान से समझेंगे दोस्तों तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब खेला खत्म हो चुका, तीनों स्टेप गया ना, तीनों स्टेप गया ना, तो खेल खत्म। अब देखिए सिंपल सा करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब जब यहां तक हो जाता है तो इसे सिंपल थोड़ा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आई वाले को आई के लिए, आर वाले को आई के साथ रख लेते हैं। तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 बराबर डेल्टा। तो I1 के साथ आई वाले को रख लेते हैं I2 और आर वाले को आर के, माइनस R1 माइनस R2 है बराबर डेल्टा। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्यों ना माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों, नहीं समझे? देखिए माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी हटेगा, यहाँ माइनस हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ आ गया होगा तो अब जो बोलने वाला हूँ उसे बड़ा ध्यान से, बड़ी गहराई से सुनिएगा, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ तक जब आपको समझ आ जाए तो एक खास चीज आपको दिख रहा होगा। आप कहेंगे हाँ सर मुझे दिख गया, क्या करने वाले हैं, दिख गया तो बताइए क्या करूंगा। R1 प्लस R2 को हटा दूंगा, R1 प्लस R2 का वैल्यू समीकरण 3 से रख दूंगा। R1 प्लस R2 बराबर कितना है, A। तो R1 प्लस R2 को हटा के क्या मैं A रख सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल रख सकता हूँ। यहाँ आ जाएगा डेल्टा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो चिंता मत करिए, सिंपल हो चुका है। ये आपका इतना काम हो चुका है, ठीक है। अब इसे आप कह सकते हैं समीकरण नंबर 4। अब जब यहाँ तक आप आ जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिए। जितना भी यहाँ पे आपका कोड है, चाहे वो आपका विचलन कोड हो, चाहे आपका ये अपवर्तन कोड आपतन कोड हो या फिर अपवर्तन कोड हो, सब बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब समझ रहे हैं, बहुत छोटा कोड है। अगर आप यहाँ पे देखें मेरा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप हेडिंग डालेंगे सूक्ष्म कोड हेतु। अगर सूक्ष्म कोड की बात करूं तो ये जो डेल्टा आपका दिख रहा है ये बन जाएगा डेल्टा M। अब इसे बोला जाता है न्यूनतम विचलन कोड। क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोड। समझ आई मेरी बात? रखना इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, डेल्टा M। यहाँ पे आपको जो डेल्टा दिख रहा है इसके जगह पे क्या लिखोगे, डेल्टा M लिखोगे। जब इसके जगह पे हटा के डेल्टा M लिखोगे, यानी इसके जगह पे हटा के डेल्टा M लिखोगे, तो आप I1 और I2 जो दिख रहा है ये भी बहुत सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। यानी I1 और ये जो I2 है दोनों लगभग मान के चलिए कि I के बराबर है। इतना छोटा है कि I1 भी I के बराबर है, I2 भी I के बराबर है। समझ आई मेरी बातें? इसका मतलब मेरी मर्जी करेगी तो I1 और I2 को दोनों को हटा के I रख सकता हूँ, यानी I1 के जगह पे भी I रख सकता हूँ और I2 के जगह पे भी I रख सकता हूँ। समझ आई मेरी बातें? उसी तरह क्या बोलूंगा, समझ ही गए होंगे आप लोग। उसी तरह R1 और R2 भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा सूक्ष्म कोड होने की वजह से, और R1 और R2 दोनों की जगह पे मैं चाहूं तो R लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, R। जब यहां तक आपका हो जाएगा तो आप समीकरण 3 में इसको रखेंगे, ये बराबर क्या होगा, R1 को क्या लिखेंगे, R प्लस R2 को भी क्या लिखेंगे, R। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये बराबर क्या हो जाएगा, 2R। क्या हो जाएगा, 2R। R को अकेला करेंगे तो 2 यहां से हट के नीचे चला जाएगा तो A/2 आ जाएगा। तो R का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब आप यहाँ पे रखेंगे तो I1 को हटा के यहाँ पे क्या है, I1 प्लस I2 माइनस A बराबर डेल्टा। तो जब ये डेल्टा M में कन्वर्ट होगा तो ये तो जैसा वैसे ही रहेगा। तो I2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I में। I1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I में। I और I मिलके कितना हो जाएगा, 2I। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2I माइनस का A बराबर डेल्टा M। यहाँ तक क्लियर है? अब माइनस A उधर भेजोगे आप तो 2I बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब I के इंटू में 2 है तो 2 हटाओगे तो कहाँ 2 चला जाएगा, डिवाइड के नीचे चला जाएगा। ये देखो I का भी वैल्यू मिल गया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब आपको मिल गया R का भी वैल्यू, R का वैल्यू A/2 और I का वैल्यू डेल्टा M प्लस A/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया होगा तो अब छोटा सा काम करेंगे, प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जब यहाँ तक कर लेंगे तो उसके बाद लेंगे स्नेल का नियम। क्या लेंगे, स्नेल के नियम से। आखिरी पड़ाव है, सवाल खत्म हो चुका है, ठीक है। क्या लेंगे दोस्तों, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन I बटा साइन R होता है। तो n बराबर हो जाएगा साइन I का वैल्यू कितना है दोस्तों, I बराबर इतना है तो हटा के रख दीजिए। I को हटा के आप क्या रख देंगे, इस पूरे को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A/2 बटे साइन R को हटा के क्या रख सकते हैं, A/2 तो आ जाएगा A/2। A हो गया प्रूफ। अब बताइए समझ आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने शुरू में बोला था ना कि कहीं भी एक पॉइंट भी रटाऊंगा नहीं,
ये तो मेरा आदत है कि डेरिवेशन कभी भी मैं रटाता नहीं, फील कराता हूं। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये डेरिवेशन तभी बेहतर आप कर पाओगे जब आपको रे डायग्राम क्लियर होगा। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था कि रे डायग्राम में थोड़ा समय देना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको रे डायग्राम क्लियर समझ आ गया होगा, जो मैंने बताया एक एक पॉइंट क्लियर आ गया होगा समझ में। एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको पता होगा मैंने ट्रायंगल चतुर्भुज लिया था, पहला ट्रिक। दूसरा फिर नीचे वाला ट्रायंगल लिया था, ए वाला। तीसरे में क्या लिया था, इस वाले को लिया था, याद है। और जैसे जैसे मैंने बोला क्या वही वही चीज करके मैंने सही किया कि नहीं। नॉर्मल इजीली आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको डेरिवेशन पसंद आया होगा। अब मुलाकात होगी दोस्तों इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फैलाएं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये नॉलेजेबल है, हर एक चीज आपको क्लियर समझ आ रहा है, तो अपने दोस्तों का भी हेल्प करिए। दोस्तों कैरियर का सवाल है। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।